all the students, teachers, and my dear friends who are watching this session live on YouTube. आशा है आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे. वेलकम ऑल ऑफ यू इन 6th ऑनलाइन क्लास ऑफ होम साइंस. बच्चों, आज हम यूनिट 2 के चैप्टर 6 खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को पढ़ेंगे, जिसमें हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि खाद्य मानक. सबसे पहले बच्चों, CAB यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी एक अप्रोच है SMS सैनिटाइज, यानी अपने हाथों को साबुन से और पानी से प्रॉपरली धोएं, मास्क रेगुलरली पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. ये है आपके लिए गाइडलाइंस जो कि आपको आपकी हर क्लास में दी जाती हैं. चैट का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही करें. अपने सभी फ्रेंड्स अपने सभी सहपाठियों को ऑनलाइन क्लास नियमित रूप से अटेंड करने के लिए मोटिवेट करें. साथ ही साथ एक नोटबुक और पेन को रखें, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें. बच्चों, यहाँ पे हम उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिनके रिसोर्सेज को हमने अपनी ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए यूज किया है. They are purely for non-commercial and educational purposes. यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं. अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको जरूर ठीक किया जाएगा. I am your facilitator, Ruchi Singh, lecturer home science from GGSSS नथुपुरा. और मेरे साथ है मेरी को-फैसिलिटेटर शिल्पी गोयल. Very good morning, बच्चों. Myself Shilpi Goyal, lecturer home science from SKV New Friends Colony. तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मिलाती हूँ मेरी होम साइंस टीम से, जिनके रेगुलर एफर्ट से हम आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं. आवर टीम कोऑर्डिनेटर मिसेस प्रतिभा गोयल, कोर एकेडमिक यूनिट, मंजू शर्मा फ्रॉम SKV रजौरी गार्डन एक्सटेंशन, रितु खैर फ्रॉम SOE मदनपुर खादर, शैली गांधी फ्रॉम GGSSS रानीबाग, ममता चौधरी फ्रॉम गार्गी SKV ग्रीन पार्क एक्सटेंशन. बच्चों, अब है क्विज 5 के रिजल्ट्स, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है. तो बच्चों, आउट ऑफ 39,544 स्टूडेंट्स, 14,557 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 10 स्कोर किया है. सुपर्ब जॉब बच्चों, बहुत ही बहुत कांग्रेचुलेशंस. फर्स्ट 10 स्कोरर्स के नाम हैं जसप्रीत कौर फ्रॉम GSKV नागलोई, कल्पना बिष्ट फ्रॉम SKV राजनगर पार्ट 1 पालम, तनिष्का पुरी फ्रॉम SKV ब्लॉक C नंबर 1 यमुना विहार, शिवांगी फ्रॉम SKV पूतकला रोहिणी एक्सटेंशन सेक्टर 20, शशि फ्रॉम GGSSS धिचाऊ कला, रीना फ्रॉम SKV C ब्लॉक सुल्तानपुरी, कवलजीत कौर फ्रॉम RSKV लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी सिंह फ्रॉम SKV तिमारपुर, अनु फ्रॉम GSKV B3 पश्चिम विहार और निशा फ्रॉम SKV नंबर 1 गांधीनगर. बच्चों, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. इस तरीके से आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपका भी नाम लिया जाए. लेकिन बच्चों, अपने स्कूल का पूरा नाम लिखना मत भूलना. बच्चों, आज है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आज हम नेशनल और इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स के क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ हम खाद्य सुरक्षा प्रबंधन का क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे. इस क्षेत्र में कौन कौन से करियर एवेन्यूज हैं, क्या क्या हम प्रोफेशनली कर सकते हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम ज्ञान अर्जित करेंगे. तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, और मैं आपको मिलाने जा रही हूं पिंकी से. आज पिंकी ने ठाना है लोगों से पता लगाना है. मानक चिन्हों का है उनको कितना ज्ञान,
कितना रखते हैं वो सभी इसका ध्यान। जब वो जाते हैं बाजार, होते हैं उनके मन में क्या क्या विचार, तो आइए जानते हैं। फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स, खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ जो कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और मानक चिन्हों से जुड़ी है। तो चलो चलते हैं और इस बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी, क्या बाहर से भोजन खरीदते समय आप किसी सुरक्षा मापदंड का ध्यान रखते हो? सुरक्षा मापदंड ये क्या होते हैं? सुरक्षा मापदंड किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को मापने वाले चिन्ह होते हैं। जैसे आंटी, आपने देखा ही होगा, जब आप एक आटे का पैकेट खरीदते हो तो उसके पीछे एक चिन्ह यानी एक निशान होता है, एग मार्क का। अच्छा बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अंकल जी, आप ये क्या लेके जा रहे हो? बेटा, ये तो चीनी का पैकेट है। अच्छा अंकल, इसको खरीदते वक्त आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखा? लेबल पे, इस पैकेट पे क्या क्या देखा? बेटा, मैंने इसको खरीदते वक्त रेट देखा, इसका एक्सपायरी डेट देखी और कंपनी का नाम। अक्सर मैं यही देख के लेता हूँ। अच्छा अंकल जी, इस पैकेट पे एक FSSAI का मार्क है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो? अच्छा, ये मार्क, ये तो बेटा शायद मिलावट नहीं है इसके लिए होता है। बस बेटा, इतनी ही जानकारी पता है। अच्छा अंकल, धन्यवाद। तो देखा आपने दोस्तों, लोगों को इन मानक चिन्हों के बारे में जानकारी तो है, लेकिन सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को बनाए रखें। तो आइए इस क्लास के द्वारा हम अपने खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण मानक चिन्हों और मापदंडों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, पिंकी की रिसर्च से हमें पता चला कि लोग खाद्य पदार्थों को खरीदते वक्त कई बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन सही जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि हम अपने लिए एक सुरक्षित और गुणवत्ता से भरपूर खाद्य पदार्थ खरीद सकें। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं खाद्य मानक। खाद्य मानक क्या होते हैं? खाद्य मानक सरकारी और इनसे संबंधित कुछ एजेंसियों द्वारा निर्धारित कुछ निर्देश, कुछ नियम होते हैं जो खाद्य पदार्थ की सभी इकाइयों को मानना आवश्यक होता है, जिससे कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उनकी गुणवत्ता को बनाया जा सके। बच्चों, ये जो खाद्य मानक होते हैं, ये जिस भी पदार्थ के ऊपर इनके चिन्ह होते हैं, ये मानक होते हैं, वो उस पदार्थ की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बताते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि ये एक हाइजीनिक कंडीशन में तैयार किया गया है, स्वच्छता के मापदंडों के अंदर ये तैयार हुआ है। साथ ही साथ इन मानकों के द्वारा हमारे व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है, यानी दूसरे देश हमारे साथ आगे आकर व्यापार करना चाहते हैं इस ट्रस्ट के साथ कि हमारे देश में उत्पादित खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं व गुणवत्ता से भरपूर हैं। तो आगे समझते हैं बच्चों। आमतौर पर ये फूड स्टैंडर्ड्स 4 स्तर पर देखे गए हैं। फर्स्ट इज
कंपनी मानक यानी कंपनी स्टैंडर्ड्स। बच्चों, ये जो कंपनी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये कंपनी अपने लिए कुछ निर्देश व नियम निर्धारित करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हल्दीराम का, ऐसे ही कई कंपनियां हैं, आपने इसका नाम भी सुना है। ऐसे ही कई कंपनीज अपने लिए कुछ नियम निर्देश बनाती है जो उनकी सभी आउटलेट्स और प्रोडक्ट्स पे फॉलो किया जाता है। सेकंड है बच्चों नेशनल स्टैंडर्ड्स यानी राष्ट्रीय मानक। बच्चों, ये जो राष्ट्र मानक होते हैं, राष्ट्र मानक संगठनों द्वारा निर्धारित कुछ नियम निर्देश होते हैं जो हमारे पूरे देश में जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को फॉलो करना आवश्यक होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एगमार्क, FSSAI। आप इनके सिंबल्स को यहाँ पे देख रहे हैं और आपने इनके सिंबल्स को कई प्रोडक्ट्स पे भी देखा है। नेक्स्ट है बच्चों रीजनल स्टैंडर्ड्स यानी क्षेत्रीय मानक। ये मानक कोई भी राज्य अपनी क्षेत्र की जलवायु या उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्धारित करते हैं। ये मानक जो है वो हर एक राज्य के अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक। बच्चों, ये जो मानक होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ संगठनों द्वारा निर्धारित होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करती हैं। बच्चों, जैसे कि इसके एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ISO, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, WTO, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों, इन संगठनों में जितने भी सदस्य देश होते हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज होती हैं, उन सभी को इनकी ऑथराइजेशन लेना, लाइसेंस लेना, इनके नियमों का पालन करना आवश्यक होता है जिससे कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को और उनकी गुणवत्ता को बनाया जा सके। बच्चों, अब पढ़ते हैं भारत के खाद्य मानक। कदम समय समय पे बच्चों भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई नियमों को लागू किया, कई ऑर्डर्स निकाले, कई लॉज निकाले। तो आज समझते हैं PFA यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन से FSSA यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को के सफर को। बच्चों, PFA 1954 में लागू किया था। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन क्यों लागू किया था? जिससे कि खाद्य पदार्थों में से मिलावट को दूर किया जा सके। जितने भी खाद्य पदार्थ हमारे देश में निर्मित होते थे, आयात निर्यात होते थे, उन सभी इंडस्ट्रीज को इसके सभी लॉज को मानना आवश्यक था। ऐसे ही बच्चों आवश्यकता अनुसार और कई नियमों को लागू किया गया, जैसे कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर। आवश्यकता अनुसार यह आवश्यकता महसूस हुई समय के साथ सरकार को कि इन सभी लॉज का हमें एकीकरण करने की जरूरत है जिससे कि हम कंफ्यूजन को दूर कर सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को लाया गया। बच्चों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में बना था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 5 अगस्त 2011 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। इसके अंदर मौजूदा 8 नियमों को शामिल किया गया है जिससे कि कंफ्यूजन्स को भी दूर किया जा सके। उनमें से कुछ 4 नियम हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954, द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर 1947, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, द मीट प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। बच्चों, FSSAI सिंबल दिया है जो आप सभी प्रोडक्ट्स पे देखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सरकार का यह उद्देश्य था वन नेशन वन फूड लॉ। कोई भी व्यक्ति एक फूड लॉ से किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता व उसकी सुरक्षा को समझ पाए, जान पाए, इसलिए इसको लाया गया। इस टैगलाइन, इस उद्देश्य के साथ, वन नेशन वन फूड लॉ। तो बच्चों, पढ़ा आपने FSSA 2006 के बारे में। इन प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशंस कैसे होती है, अब ये जानना बहुत जरूरी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ISI चिन्ह वस्तुओं के प्रमाणीकरण के लिए प्रदान किया जाता है
और ISI, एगमार्क ये दोनों ही स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण के अंतर्गत आते हैं। आप इन वस्तुओं पर कुछ चिन्ह देख रहे हैं, कुछ लेबल्स देख रहे हैं और इनके साथ ही साथ कुछ सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड मार्क भी। जैसे वाटर बॉटल पर आप ISI का चिन्ह देख रहे हैं, सामने आपके FSSAI मार्क है जिसके साथ लाइसेंस नंबर दिया हुआ है। तो बच्चों ये लाइसेंस नंबर अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग प्रदान किया जाता है, लेकिन FSSAI मार्क ये प्रमाणीकरण करता है कि वे वस्तुएं ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कच्ची खाने के ऑयल पर भी एग मार्क भी लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, एंड नाउ हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के बारे में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? भारत के राजपत्र में 24 अगस्त 2006 को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट की स्थापना हुई, लेकिन ये इम्प्लीमेंट 5 अगस्त 2011 को हुआ। तो इसकी स्थापना विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने के लिए हुई थी बच्चों, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स को तभी प्रमाणित किया जाता है जब वो साइंस स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरे। और ये स्टैंडर्ड्स कैसे चेक होते हैं? उनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट के लिए हर एक स्टेज पर फूड की गुणवत्ता को टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है और तभी प्रमाणित किया जाता है कि वह सेफ है। सबसे जरूरी चीज है बच्चों कि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो। और सबसे जरूरी चीज, इस अधिनियम में हर वस्तु को, हर चीज को स्वास्थ्यजनक, हेल्दी बनाए रखने का प्रोविजन किया गया है। तो नाउ दिस इज योर फेवरेट टाइम, क्विज टाइम। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, which of these two standard symbols comes under the certification of voluntary production? इन दोनों में से कौन सा मानक चिन्ह स्वैच्छिक उत्पादन के प्रमाणीकरण के अंतर्गत आता है? A FSSAI या B एगमार्क? तो ध्यान से देखिए, इसके बारे में हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है और आपके लिए बताना ये आसान होगा। ध्यान से देखिए बच्चों इसको, FSSAI A, एगमार्क B। रुचि मैम, क्या बच्चे आंसर कर पा रहे हैं? यस मैम, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं और कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन बी लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ने ए भी लिखा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो एगमार्क है वो है एक स्वैच्छिक चिन्ह, यानी कि वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। इसका मतलब आप ठीक से समझ रहे हैं और आगे की क्लास को भी आप ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। तो ये तो बात की हमने कुछ राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए मानकीकरण चिन्हों की, लेकिन बच्चों खाद्य विभाग बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स भी स्टेब्लिश करता है जिसमें हमें ये मौका मिला है कि हम अपने खाद्य संबंधी व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैलाएं। तो इसके लिए बच्चों जरूरत होती है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जिनके थ्रू हम बाहर के देशों के साथ अपना व्यापार स्थापित कर सके, जिसमें से हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। सेकेंड वन इज ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो शुरुआत करते हैं हम अपने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन से। बच्चों इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुई थी और यह एक अंतर सरकारी संस्था है। फूड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ कंज्यूमर्स की हेल्थ सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए
फूड सेफ्टी अथॉरिटीज द्वारा समय समय पर फूड स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने का, मेंटेन करने का प्रयास किया जाता रहा है और इसी पहल में CAC अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, इसमें कुछ सदस्य देश भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं 1999 में 166 कंट्रीज और 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूरोपियन कंट्री, ये इसके मेंबर थे। 2017 में इनके सदस्यों की संख्या बढ़ गई और 187 कंट्रीज इसके मेंबर हो गए। एट प्रेजेंट मतलब करेंटली 188 कंट्रीज और 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इसके सदस्य हैं। तो बच्चों, जब इसकी स्थापना हुई तो ये कैसे शुरू हुआ ये देखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई और इसका मुख्य कार्य है उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, खाद्य और कृषि संबंधी उद्योगों को सुसाध्य बनाना भी बच्चों एक इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ये इंटरनेशनल लेवल पर बनाए गए फूड स्टैंडर्ड्स को, एडवाइस को, मैंडेटरी कंडीशंस को जो ट्रेड के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उनको सहयोग करता है और एक सकारात्मक शैली के माध्यम से फूड ट्रेड में प्रदर्शित करता है। बच्चों, कोडेक्स इंडिया हमारे भारत में NCCP यानी कि नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट के रूप में कार्य करता है और भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य 1964 में बना, जिसे हम राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र कहते हैं। अब बच्चों, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में स्थित है। ये राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के सहयोग से इंडिया में कोडेक्स एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है। और आप बच्चों इस टॉपिक से और भी यदि रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो www.codexelementarius.net और www.codexindia.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो एक नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन है। बच्चों, आपने बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट पर ISO का मार्क देखा ही होगा और सुना ही होगा। तो ISO ये विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने का कार्य करती है। ये वस्तुओं, सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय विनिमय को यानी कि एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है। हमें काम करने के लिए कोई मीडियम चाहिए और वस्तुएं और सेवाएं एक मीडियम है जिसके द्वारा हम दूसरे देशों के साथ व्यापार स्थापित करते हैं। ISO के द्वारा किया गया कार्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों में परिणत हो जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होता है। बच्चों, कोई भी एग्रीमेंट जब दूसरे देश के साथ होता है तो उसका एक एग्रीमेंट तैयार होता है और उस एग्रीमेंट के आधार पर कोई भी देश दूसरे देश के साथ व्यापार स्थापित कर पाता है। ISO 9000 बच्चों एक गुणवत्ता से संबंधित एक मार्क है और इसको गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। जब कोई भी व्यक्ति ISO 9000 को अपने प्रोडक्ट्स पर यूज करता है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि वह वस्तु उपभोग के लिए गुणवत्ता के साथ प्रॉपर्ली चेक की गई है, मतलब वो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है, क्वालिटी वाइज अच्छी है और ह्यूमन कंजप्शन यह सर्विसेज अवेल करने के लिए प्रॉपर्ली फिट है। तो अभी आपने पढ़ी दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोडेक्स और ISO के बारे में। थोड़ा सा अंतर भी समझना होगा हमें कि इन दोनों में क्या अंतर है। कोडेक्स राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि ISO वॉलंटरली काम करता है। कोडेक्स क्योंकि बहुत सारे देशों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन लाना या इसमें बार बार अमेंडमेंट्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ISO के नियमों को, रूल्स को प्रत्येक 5 वर्ष में इसको रिव्यू किया जाता है। कोडेक्स के अंतर्गत अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन होता है। ये अल्पमत स्वीकृत पद्धतियां क्या हैं? यानी कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि किसी भी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ISO में
करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये रिव्यू होते रहते हैं, इसलिए इनको क्या करना जरूरी है, इसलिए इनको डिस्क्राइब करना इलैबोरेटिव वे में बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट सिचुएशंस को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर सके। तो बच्चों चलते हैं और जानते हैं एक और अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इसको पढ़ा है। इसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर 1995 में हुई। इसके रूल्स क्या है? व्यापार के समझौतों को लागू करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, जब हम कोई काम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, तो एग्रीमेंट करेंगे, उन समझौतों को प्रत्येक जो देश इसके साथ मिलकर काम करते हैं उसके साथ लागू करना इसका एक रोल है। व्यापार के झगड़ों को निपटाना भी इसका रोल है, क्योंकि कई सारी कंट्रीज साथ में काम करती हैं, तो व्यापार के झगड़े भी उठेंगे, उन मुद्दों को सुलझाना भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल है। देश की व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करना भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? किसी भी व्यापार को किसी भी देश के साथ सहजता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक और निष्कपटता पूर्वक व्यापार को चलाना, कोऑर्डिनेट करना, उनकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करना और प्रमोट करना WTO का कार्य है। इसके अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदाएं शामिल होती हैं। बहुत तरह की वस्तु, न केवल वस्तुएं बल्कि सर्विसेज भी ऐसी होती हैं बच्चों जो इसके ऊपर लागू होती हैं। आपने पढ़ा 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि फूड कंट्रोल सिस्टम यानी कि खाद्य नियंत्रण प्रणाली जो कि इफेक्टिव वे में फूड क्वालिटी को इंश्योर करे, फूड सेफ्टी को इंश्योर करे, उसके लिए 2 सिस्टम बनाए गए हैं, फूड इंस्पेक्शन एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी, खाद्य निरीक्षण और विश्लेषणात्मक क्षमता। तो खाद्य निरीक्षण, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, फूड इंस्पेक्टर्स, बहुत सारी अथॉरिटीज, बहुत सारी म्युनिसिपल अथॉरिटीज भी फूड इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ISI, FSSAI, ये सारी संस्थाएं मिलकर भी फूड इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती हैं, जो ये सत्यापित करती हैं, ये सर्टिफाई करती हैं कि कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को बना रही है वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड है और उनको पहले से अच्छे से जांच लिया गया है, चाहे वो प्रोडक्शन, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर हो। और ये देखना भी बहुत जरूरी है फूड इंस्पेक्टर्स को कि वो प्रॉपरली बनाए गए स्तरों और बनाए गए कानूनों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये इससे पता चला कि खाद्य को प्रॉपरली निरीक्षित किया गया है, मतलब आगे प्रोसेस होने के लिए वो सेफ है। आगे बढ़ते हैं दूसरी सिस्टम की तरफ जो है एनालिटिकल कैपेबिलिटी। एनालिटिकल कैपेबिलिटी जैसे हमें पता चल रहा है और हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों को जांचा कैसे जाए। इंस्पेक्ट तो कर लिया, लेकिन इंस्पेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाद्य पदार्थों को जांचना पड़ेगा। और ये जांच कहाँ होती है बच्चों? इसके लिए प्रॉपरली इक्विप्ड लैबोरेटरीज होती हैं, जहां पर हर तरह की कॉज का, हर तरह की सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन का पता किया जा सके। जैसे कई तरह के कंटामिनेशन पैथोजन से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, पैरासिटिक कंटामिनेशन भी होते हैं, एनवायरमेंटल कंटामिनेशंस, प्लस कुछ प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स की वजह से भी कंटामिनेशन पॉसिबल है। इसके बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था। तो बच्चों ये जो टेस्टिंग्स होती हैं ये कुछ ट्रेन्ड लोगों, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स और पर्सनल के साथ की जाती है, जिनको प्रॉपरली ट्रेंड होना इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है, जिससे वे फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल हर तरह की टेस्टिंग करके ये सुनिश्चित कर सके कि वो खाद्य पदार्थ पूरी तरह से सेफ है और पूरी तरह से हेल्दी है। किसके लिए? ह्यूमन कंजप्शन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए जो इसको प्रयोग कर रहा है। बच्चों नेक्स्ट है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां। बच्चों हमारी इस खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता को बनाने के लिए हमें कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छे मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए GMP, GHP, HACCP कार्य करती है। बच्चों GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस,
GHP गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, HACCP यानी हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों फर्स्ट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उत्तम निर्माण पद्धतियां। ये बहुत ही अच्छा प्राइमरी हमारा मीन है जो कि गुणवत्ता को एश्योर करता है। बच्चों इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ऐसी प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस होती हैं जिसको मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स फॉलो करते हैं, जिनके बेसिस पे उन्हें ऑथराइजेशन और लाइसेंसिंग मिलती है। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं जो भी इसको फॉलो करते हैं, वो ये एश्योर करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स हाई इन क्वालिटी हैं और रेडी टू यूज हैं। साथ ही साथ बच्चों ये GMP का कार्य होता है कंटैमिनेशन यानी संदूषण को भी दूर करना। फॉल्स लेबलिंग से भी ये कंज्यूमर्स को मिसलीड होने से बचाती है। GMP हमारे बिजनेस का बहुत ही अच्छा टूल है। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। कैसे बच्चों? इसकी जो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस होती है वो उस चेकलिस्ट को जितनी भी फूड इंडस्ट्री है वो फॉलो करती है, जिससे कि हमारे जो खाद्य पदार्थ निर्मित होते हैं या जिस भी लेवल पे जाते हैं वो सुरक्षा और गुणवत्ता से भरपूर होते हैं। बच्चों इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ते हैं। जैसे बच्चों आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं कहीं पर, फिर प्रोसेसिंग होती है उनकी। ऐसे कई लेवल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन मार्केट में आते हैं और फिर कंज्यूमर्स तक जाते हैं। इन सभी लेवल्स पे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं। GMP का क्या काम है? ये चेकलिस्ट और प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस देता है, जिसको कि ये ऑपरेटर्स और ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देता है। वो उन गाइडलाइंस और उन चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों में से किसी प्रकार का कोई भी संदूषण या उसमें उत्पन्न होने वाले कोई भी संकटों को दूर किया जा सके। बच्चों ये रिस्क मैनेजमेंट का कार्य करती है। प्रॉपरली जितने भी रिस्क किसी भी खाद्य पदार्थ में किसी भी स्टेज पे दिखते हैं उनको फाइंड आउट करके दूर करती है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को टाइम टाइम पे चेक किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों जहां पे भी खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जहां भी ये तैयार हो रहे हैं, वहां की सैनिटाइजेशन या हाइजीनिक कंडीशन किस प्रकार होनी चाहिए, उसके लिए भी ये चेकलिस्ट और प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस देती है, जिसको मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स जहां पे भी खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं वो सभी फॉलो करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करती है और ये इन सभी का रिकॉर्ड भी कीप करती है, जैसे कि या तो मैन्युअली या तो फिर इलेक्ट्रॉनिकली। इस तरीके से बच्चों ये खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है बच्चों गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस यानी उत्तम हस्तन पद्धतियां। बच्चों जैसे अभी हमने पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेसिंग होती है खाद्य पदार्थों की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कंज्यूमर्स तक यानी रिटेल में खाद्य पदार्थ जाते हैं और फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। तो इस पूरी फूड सप्लाई चेन में आप देख रहे हैं कितने सारे हाथों से खाद्य पदार्थ हैंडल हो रहे हैं, यानी कि इस पूरी फूड सप्लाई चेन में कितने सारे लोग हैं जो इन खाद्य पदार्थों को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। गुड हैंडलिंग प्रैक्टिस का कार्य क्या होता है? इन सभी ऑपरेटर्स को, इन सभी ट्रेनर्स को ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे कि एंड प्रोडक्ट जो भी आए उसकी क्वालिटी हाई हो और वो सुरक्षित हो। बच्चों ये कुछ गाइडलाइंस, कुछ चेकलिस्ट देता है जिससे कि कंटैमिनेशन को और रिस्क को दूर किया जा सके। साथ ही साथ ये भी बताता है जितने भी लोग इस पूरी फूड सप्लाई चेन में हैं उनको अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि अपनी पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, जिससे खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार का कोई भी संदूषण ना हो। ऐसे ही बच्चों जहां खाद्य पदार्थ तैयार हो रहे हैं वहां खाद्य पदार्थों को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी हाइजीनिक कंडीशंस के लिए चेकलिस्ट तैयार करती है। नेक्स्ट है बच्चों हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। बच्चों ये भी खाद्य पदार्थ की सुरक्षा और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का बहुत ही अच्छा साधन है। ये खाद्य निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज के टाइम पे
बहुत ही विस्तार से जांच करता है। बच्चों, आप इसके नाम से समझ रहे हैं, हैजार्ड एनालिसिस, यानी हैजार्ड आपने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, संकट, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल पढ़े थे ना। उन संकटों, ये संकट कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं इस पूरी फूड सप्लाई चेन में, तो उन्हीं संकटों को ये क्रिटिकली एनालाइज करती है, प्रॉपरली टेस्टिंग करके कहीं कोई संकट तो नहीं है किसी लेवल पे। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए जाते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाता है। इस नीति के साथ ये कार्य करती है और खाद्य पदार्थों में से संकटों को दूर करती है। कच्ची सामग्री में ये बहुत विस्तार से जांच करती है, क्योंकि जैसे आपने अभी मैम ने भी बताया कि जो पैथोजेंस होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पे भी डेवलप हो जाते हैं, तो विस्तार से जांच बहुत जरूरी है। अगर रॉ मटेरियल सही होगा तो उससे उत्पादित खाद्य पदार्थ भी सही होंगे। बच्चों, HACCP इन्वॉल्व करती है कुछ स्टेप्स को। आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कैसे टेस्टिंग हो रही है। इसी तरीके से ये विस्तार से जांच करती है प्रोडक्शन लेवल पे, जहाँ पे रॉ मटेरियल से खाद्य पदार्थ तैयार हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जहां से खाद्य पदार्थ मार्केट तक जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे भी इनकी प्रॉपर जांच होती है, इंस्पेक्शन होती है, रिटेल लेवल पे इवन जब खाद्य पदार्थ यूज करने के लिए तैयार होते हैं उससे पहले भी ये विस्तार से जांच करती है। अगर कोई भी किसी प्रकार का रिस्क दिखाई देता है तो उसको, उस हैजार्ड के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं और उन स्टेप्स को, उन एक्शंस को उसको दूर करने के लिए लिए जाते हैं। उसको मॉनिटर भी किया जाता है कि हमने जो स्टेप्स लिए वो सही हैं या नहीं है। और ये भी देखती है कि ये जो हैजार्ड उत्पन्न हो रहा है ये किस कंडीशन में हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसको ना उत्पन्न होने के लिए कई स्टेप्स लिए जाते हैं। बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, व्हाई टू इम्प्लीमेंट HACCP? हमें HACCP को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये एक कितनी विस्तार से हर लेवल पे जांच करती है, मतलब इसकी जरूरत है किस लिए? खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए। तो इसकी एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, यानी एक ऐसा दृष्टिकोण ये अपनाती है जिससे कि खाद्य पदार्थों में उत्पन्न होने वाले खतरों को दूर किया जा सके, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जा सके, उसकी प्रॉपर लैब में एनालिटिकल टेस्टिंग हो सके। इसी तरीके से बच्चों, हैजार्ड्स को ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग लेवल पे दूर करती है और कंज्यूमर्स तक एक सुरक्षित खाद्य पदार्थ को पहुंचाती है, कंज्यूमर्स की हेल्थ के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बच्चों, HACCP से एश्योर्ड प्रोडक्ट्स हमारे ट्रेड को भी बढ़ावा देते हैं, व्यापार को भी बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी दूसरे देश HACCP एश्योर्ड प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रीज जो भी इनकी गाइडलाइंस को, प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस को जो भी फॉलो करते हैं, हमारे साथ आगे व्यापार करने के लिए ऐसे देश आते हैं, हमारे व्यापार को भी आगे बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही साथ बच्चों, FSSA आपने अभी पढ़ा, FSSA एक्ट के बारे में, उसका भी अगर हम देखें तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाती है? HACCP, GMP और GHP की चेकलिस्ट और गाइडलाइंस, इनके ही बेसिस पे वो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उनकी गुणवत्ता को बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आपके लिए है एक क्वेश्चन, क्या GMP, GHP और HACCP खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का हिस्सा है? Are GMP, GHP and HACCP part of food safety management system? आपने अभी पढ़ा बच्चों, GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GHP गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, HACCP हैजार्ड एनालिटिकल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्या ये तीनों फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा हैं? जल्दी से आप मुझे यस या नो में आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए बच्चों। शिल्पी मैम, आंसर आ रहे हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल रुचि मैम, आंसर आ रहे हैं। नाजिया अब्बासी, पालू, इन सब बच्चों ने लिखा है यस, यानी कि बच्चे समझ रहे हैं GMP, GHP और HACCP खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये हमारे
सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड बच्चों। वेल डन अब हम स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं स्कोप। फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी के क्या क्या स्कोप हैं। बच्चों, अगर आपको इस क्षेत्र में जीविका के अवसर यानी प्रोफेशनली जाना है तो आपको इन सभी में ज्ञान को अर्जित यानी नॉलेज लेना आवश्यक है। फूड केमिस्ट्री यानी खाद्य रसायन के बारे में पढ़ना, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन जो आपने अपनी क्लासेस में पढ़ भी चुके हो, इनके बारे में प्रॉपरली नॉलेज लेना। फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, कैसे हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सभी को समझना। फूड माइक्रोबायोलॉजी यानी कि कितने सूक्ष्म जैविक हैं जो किस परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, खाद्य पदार्थों में से हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में समझना। कई फूड लॉज हमने अपनी भी क्लास में भी पढ़े, जैसे एफएसएसए क्यों जरूरी है, क्या ऑथराइजेशन होती है, क्या लाइसेंसिंग है, उनके बारे में समझना। ऐसे ही बच्चों सेंसरी इवैल्यूएशन यानी कि अपनी सेंसेस के थ्रू हम खाद्य पदार्थों की क्वालिटी और उनकी गुणवत्ता को भी जांच सके, इसके बारे में भी ज्ञान अर्जित करना बहुत आवश्यक है। तो देखा बच्चों आपने, फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज, कितने सारे फील्ड जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो बच्चों, कुछ जॉब्स हैं जो हमारी संस्थाओं द्वारा जो गुणवत्ता और सुरक्षा को निर्धारित करती हैं उनके द्वारा निकाली जाती हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, फूड लेजिस्लेटर्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लेबोरेटरीज, स्पेशलिस्ट इन HACCP। HACCP के बारे में आपने जस्ट अभी भी पढ़ा, फूड ऑडिटर, फूड क्वालिटी इंस्पेक्टर, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब कभी भी पढ़ाई करते हैं तो टीचिंग और एकेडमिक्स रिसर्च का फील्ड तो अश्योर हो ही जाता है, आप इस क्षेत्र में अपना करियर निर्धारित रूप से बना सकते हैं। साइंटिफिक राइटर्स के रूप में भी आप अपनी जीविका का साधन बना सकते हैं। ये सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इन क्षेत्रों के द्वारा अपना सकते हैं, जैसे कि एनालिटिकल फूड लेबोरेटरीज। आपने अभी भी पढ़ा है कि फूड लेबोरेटरीज में टेस्टिंग्स होती है फूड सैंपल्स की, जिसके द्वारा ये अश्योरिटी होती है कि फूड ह्यूमन कंजप्शन के लिए प्रॉपरली फिट है, प्रॉपरली सेफ है। इसी तरह से कई तरह की फूड सेफ्टी कंसल्टेंसीज होती हैं जो कि फूड सेफ्टी को अश्योर करने के लिए टेस्टिंग्स करती हैं, सर्टिफाई करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे एविएशन इंडस्ट्री में भी फूड क्वालिटी कंट्रोल इंडस्ट्री होती है और उसमें बहुत सारी एजेंसीज को हायर किया जाता है जिससे वो फूड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए सर्टिफाई कर सके, चीज़ों को प्रॉपर रेगुलेट कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हमारा प्रैक्टिकल, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये प्रैक्टिकल हमारी चैप्टर 4 यानी कि केटरिंग और फूड सर्विसेज मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको एक स्कूल की कैंटीन के लिए 4 दिन की मील प्लानिंग करनी है और मिड डे मील के लिए 1 सप्ताह यानी कि 6 दिन के लिए मील प्लानिंग करनी है। तो मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूंगी। कैंटीन, एक कैंटीन में आपको यदि 1 दिन का मील प्लान करना है तो आप एक स्नैक, मतलब एक न्यूट्रिशियस स्नैक जिसमें स्टफ्ड वेजिटेबल ब्रेड रोल आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नेचुरल बेवरेजेस जैसे लेमनेड, छाछ, नारियल पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। और मेन मील यानी कि भोजन में इडली सांभर के साथ नारियल चटनी सर्व कर सकते हैं। और इसी प्रैक्टिकल के दूसरे पार्ट में आपको मिड डे मील के 6 दिनों के लिए मील प्लान करनी है। तो आप 1 दिन के लिए, यहाँ भी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, मेथी या पालक की पूरी के साथ आप आलू और न्यूट्रेला की सब्जी भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप पूरे 6 दिनों के लिए मील प्लान करेंगे और इसको प्रॉपरली अपनी फाइल में लिखेंगे और कोई भी 1 दिन की कुकिंग करके इसे सर्व करके दिखाएंगे। तो बच्चों इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना। यह भोजन जो आप तैयार करना चाहते हैं विविध होना चाहिए, वेरिड होना चाहिए, महंगा ना हो और इसमें सीजनल वेजिटेबल्स, लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स, पल्सेस, फल और सब्जियों को शामिल करना जरूरी है। इस मेनू में प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग व्यंजनों को शामिल किया जाना चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और इसमें जंक फूड को हमें अवॉइड करना है। तो समझ आया आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है? ये है आपके क्विज का लिंक जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, सारे पर्टिकुलर्स को ध्यान से भरेंगे। और यहाँ पर बच्चों आपको एक वर्कशीट का लिंक दिया हुआ है जो कि यूनिट 2 न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने सैम्पल्स पेपर्स निकाल दिए हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसे आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे, होम साइंस कॉपी में लिखकर अपनी टीचर से इसे जरूर चेक कराना है। तो बच्चों एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टे बच्चों हैप्पी। यहाँ पर एक वर्कशीट भी दी है, वर्कशीट का लिंक भी है जो कि यूनिट 2 का है। आपको ये वर्कशीट करनी है, ये पूरी यूनिट 2 का है। अपनी टीचर्स के साथ आपको डिस्कस भी करना है इसको और सॉल्व भी करना है। इसे अपनी कॉपी में नोट करके चेक जरूर कराना है जिससे आपको पता लग जाए कि आप कहाँ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ बच्चों हम आप लोगों से विराम लेना चाहेंगे, आप लोगों को थैंक्स करना चाहेंगे कि आपने क्लास को बहुत ध्यान से सुना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड रिमेम्बर प्रैक्टिस फूड सेफ्टी। थैंक यू बच्चों। थैंक यू टेक्निकल टीम जिनके हेल्प से हम ये अपनी क्लास को आप तक पहुंचा पा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मॉडरेटर्स। थैंक यू एवरीवन।